तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है भैया, चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं इस वीडियो में आपको हल सहित बताया जाएगा, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया कूलाम का नियम। आप कहेंगे कि कूलाम का नियम चैप्टर 1 का पहला ही डेरिवेशन है ना, ये सबको आता है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ भैया, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले कूलाम के नियम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कूलाम क्या है। ठीक है, तो कूलाम एक व्यक्ति का नाम है भैया, जिन्होंने एक नियम दिया। ठीक है, जिन्होंने एक नियम दिया। वो नियम कौन सा है? तो कूलाम के लिखेंगे कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हम इनमें एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे ये अनुक्रमानुपाती क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती क्या है। ठीक है, इन सारे शब्दों का हम अच्छे ढंग से मतलब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या लिखा है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। ये क्या है? दो स्थिर बिंदु हैं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अगर आवेश प्लस और माइनस होगा तो एक दूसरे में क्या होगा? आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण। अगर आवेश प्लस और प्लस होगा तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको हम नीचे समझ लेते हैं, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी हम नीचे समझ लेते हैं। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। हमने यहां पर क्या लिखा है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, ठीक है, Q1 व Q2 एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं, तो एक दूसरे के r दूरी पर क्या है? स्थित हैं। ठीक है, तब उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है भैया, हमें इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, हम बल निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक है भैया, ये कैसे हुआ? तो ये क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, दोनों आवेश, पहला आवेश क्या हो गया? Q1 और दूसरा आवेश क्या हो गया? Q2। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये देख लीजिए, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल F। ठीक है, F के प्रोपोर्शनल होगा, F के अनुक्रमानुपाती होगा कौन? Q1 Q2। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती हो गया तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, ये क्या कह रहा है? उनकी बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो R मतलब दूरी। ठीक है, दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रम मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे, एक लिख के इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। प्रोपोर्शनल होगा किसके? F के। ठीक है भैया, तो हम इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इस चिन्ह का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इन दोनों में प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जो है, दोनों में क्या संबंध बताता है। ठीक है, इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। किसको? ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह को। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, ठीक है, और एक व्यक्ति बी है। तो अगर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चलेगा तो बी व्यक्ति भी क्या करेगा? 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है भैया, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब हो गया, अगर एक कदम आगे ये भी बढ़ाएगा तो एक कदम आगे ये भी बढ़ाएगा। ठीक है भैया, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर हम कोई चुंबक ले लिया हमने, इससे R दूरी पर एक हम सिक्का रख देते हैं। ठीक है भैया, तो क्या करेगा? ये चुंबक होगा, इस सिक्के को आराम से अपने तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। अगर वहीं पे चुंबक को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा और कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, अगर अब इतना बड़ा चुंबक हो गया तो इस सिक्के को क्या करेगा? अपने तरफ बहुत ही तेजी से खींच लेगा। ठीक है, हमने क्या माना था? आवेश को चुंबक मान लिया था। ठीक है भैया, अब ये जो छोटा चुंबक है, तो मान लीजिए छोटा आवेश है। ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला बल था तो वो भी क्या था? बहुत कम था, है ना। ये छोटा आवेश था तो लगने वाला बल भी क्या था? बहुत ही छोटा था, है ना, बहुत ही कम था। ठीक है भैया, हमने चुंबक को बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया, तो इस पे जो लगने वाला बल था इसको तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा, तो मतलब बल बढ़ गया। ठीक है, तो वहीं पर अगर आवेश को हम बढ़ा दें इस चुंबक के बाद, ठीक है, अगर आवेश को इस चुंबक के बाद हम बढ़ा दें तो उस पर लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हमने चुंबक
चुंबक को बढ़ा दिया तो इस पे जो लगने वाला बल होगा, इस सिक्के को खींचने वाला बल होगा बहुत ही अधिक हो जाएगा, इसको तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हो गया कि अगर आवेश बढ़ेगा, ठीक है, अगर आवेश बढ़ेगा तो इस पे लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, तो इस चिन्ह का अर्थ यही हो गया कि अगर 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर चलेगा तो बी भी क्या करेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, मतलब आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होगा। ठीक है भैया, अब देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती, इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर हमने कोई चुंबक रखा, ठीक है, यहाँ पर हमने एक सिक्का रखा, तो इसके बीच की जो दूरी है हमने r मान लिया। ठीक है भैया, तो क्या होगा, ये चुंबक तुरंत अपने तरफ क्या करेगा, इसको खींच लेगा। ठीक है, वहीं पर जो दूरी है वो हम बढ़ा दें, ठीक है, इतना कर दें। अब सिक्के को हमने यहाँ पर रख दिया, दूरी बढ़ा दी, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा, जो खींचने वाला बल होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर खींचेगा तो बहुत ही आराम से या नहीं भी खींच सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बल कम हो गया। हमने दूरी बढ़ा दी तो बल क्या हो गया, इसको खींचने वाला बल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हमने दूरी बढ़ा दी तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर हमने दूरी बढ़ाई, व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा। ठीक है, अगर एक कदम ये आगे बढ़ेगा तो एक कदम ये पीछे ले लेगा, व्युत्क्रम में चलेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब हमने दूरी को बढ़ा दिया तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि हमने दूरी इतनी कर दी, अब ये खींच नहीं पाएगा तो मतलब बल कम हो गया, जो लगने वाला बल, इसको खींचने वाला बल था वो कम हो गया, तो दूरी बढ़ा दिया तो बल कम हो गया। ये देख लीजिए, दूरी बढ़ गई तो बल कम हो गया। ठीक है भैया, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, हम समीकरण 1 व 2 लेंगे। तो पहला समीकरण क्या होगा, ये देख लीजिए, पहला समीकरण क्या है, Q1 व Q2। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं Q1 इंटू Q2। ठीक है भैया, और दूसरा समीकरण क्या है, 1/r²। तो 1/r² को अब यहां पर लिखेंगे F प्रोपोर्शनल, 1 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक उसी प्रकार 2 को हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही करना 2, ठीक है, उतना ही होगा। वैसे हम Q1 Q2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 ही हो जाएगा। ठीक है, अपान r²। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे F इक्वल, अब ये जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट। यहां पर नियतांक क्या आएगा, K आएगा। ठीक है भैया, K Q1 Q2 अपान r²। अब यहां पर हम थोड़ा लिख लेते हैं, यदि अब हमने यहां पर क्या लिखा, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो अनुक्रमानुपाती नियतांक जो ये K है, ये K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ठीक है भैया, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, यहां पर लिखते हैं हम F इक्वल, इस K के स्थान पर हम 1/4πε0 रख देंगे। ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। ठीक है भैया, हमने K का मान 1/4πε0 लिख दिया है ना, और ये Q1 Q2 अपान r², तो Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, बस हमने इतना ही किया। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, और यही हमारा क्या है, यही हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला है। ठीक है भैया, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है भैया, अब इस K के बारे में थोड़ा हम और समझ लेते हैं। K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है भैया, K क्या है भैया, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10 के घात 9, 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, ये ε0 का मान क्या होगा, 9 × 10 के पावर 9। ठीक है भैया, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है भैया, अभी इस ε0 का मतलब समझ लेते हैं। ε0 क्या है, तो ε0 निर्वात की, ठीक है भैया, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 का मान क्या होता है, तो 8.8
5 गुणे 10 के घात -12। ठीक है भैया, ये इसका क्या हो गया, मान हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक इसके उल्टा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। चैप्टर 1 का जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है भैया, तो ये क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो हम कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर किसी बिंदु आवेश प्लस क्यू नॉट के कारण, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां से हम आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर हम एक बिंदु और लेंगे जिसका नाम देते हैं ओ। ठीक है भैया, ओ पर हम एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं, इसको हम पी दे देते हैं। ठीक है भैया, इस बिंदु का नाम हम पी दे देते हैं और ये इसका नाम ओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया पी और इसको हमने दे दिया ओ पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया है। ठीक है, ओ पर हमने क्या लिया है, प्लस क्यू आवेश लिया है। इस तरफ एक बल लगेगा भैया, इस तरफ एक बल लगेगा, किसके कारण, इस तरफ लगेगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर इस तरफ एक बल लगेगा। ठीक है, बिंदु पी। आप सोच रहे होंगे कि ये जो बल है वो इस तरफ ही क्यों लगा है, इस तरफ क्यों नहीं लगा है। ठीक है भैया, और विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तीव्रता ज्ञात करने में हमें बल की क्या आवश्यकता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बल इस तरफ लगा है वो इसी तरफ क्यों लगा है, तो ये जो है प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश। प्लस क्यू का मतलब हुआ आवेश और नॉट का मतलब हुआ नहीं। आवेश तो है लेकिन ना के बराबर। ठीक है, और ये क्या है, प्लस आवेश है ना। ये इसको जीरो भी पढ़ते हैं तो क्यों मतलब आवेश हो गया, और नॉट का अर्थ होता है नहीं, या इसको जीरो भी पढ़ते हैं, जीरो का मतलब भी होता है नहीं। ठीक है, ये आवेश तो है लेकिन ना के बराबर। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं कि ये 5 किलो का व्यक्ति है और ये एक क्विंटल का व्यक्ति है। ठीक है, तो जब ये 1 क्विंटल का व्यक्ति इस 5 किलो वाले व्यक्ति पर इस तरफ बल लगाएगा तो लग जाएगा बड़े ही आसानी से, और जब ये 5 किलो का व्यक्ति इसको 1 क्विंटल को उस तरफ बल लगाना चाहेगा, इस 1 क्विंटल व्यक्ति को उस तरफ बल लगाना चाहेगा, तो उस तरफ ये नहीं लगा सकता है। ठीक है भैया, इसलिए बिंदु पी पर जो बल लगा है वो इस तरफ लगा है। ठीक है भैया, यहां पर लिखेंगे हमने क्या लिखा है कि माना कि प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदुओं पर, इसका मतलब क्या हुआ कि माना प्लस क्यू आवेश, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में, तो किस माध्यम में, परावैद्युतांक वाले माध्यम में, बिंदुओं पर। ठीक है, ये देख लीजिए बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है भैया, जिसका क्या है, परावैद्युतांक के है। ये किस माध्यम में है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित। अब हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो हमने क्या लिखा कि कूलाम के नियमानुसार। अब यहाँ कूलाम का फॉर्मूला लगेगा, है ना। कूलाम का फॉर्मूला ही क्यों लगेगा, तो उसका एक कारण है कि कूलाम के नियम में क्या कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, बल ही तो ज्ञात करना था। और उसमें भी क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशी तो थे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशी तो है ना, जिनके मध्य में क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। अच्छा, बल क्यों ज्ञात करेंगे, बल से तीव्रता का क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक साइकिल है तो जब उस पे हम बल लगाएंगे तभी वो 10 के स्पीड से, 20 के स्पीड से या 30 के स्पीड से आगे चलेगी, है ना। जितना अधिक बल लगाएंगे, ठीक है भैया, उतना ही तेज भागेगी। तो हम तीव्रता कब माप सकते हैं, तो हम तीव्रता मापने से पहले बल निकालेंगे, ठीक है भैया। क्योंकि अगर कोई साइकिल है मान लिया जाए, उस पे हम बल ही नहीं लगाएंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, वो कितना तेज होगा। तो तीव्रता मापने से पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका इन दोनों के मध्य बल, है ना, इन दोनों के बीच हमें बल ज्ञात। अब हम लिखेंगे कूलाम का फॉर्मूला। उससे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं कि धन परीक्षण आवेश
तो अब हमने क्या लिखा कि धन परीक्षण आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है, ये देख लीजिए, धन परीक्षण आवेश इसके कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है भैया, हमें यही ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे कूलाम का फॉर्मूला। तो कूलाम का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है भैया, ये क्या है, कूलाम का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। अब हम लिखेंगे भैया अतः, अब क्या निकालेंगे, ये तो बल हो गया, अब निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो लिखेंगे आप यहां पर थोड़ा लिख लेते हैं, अतः तो अब हमने क्या लिखा कि अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, आपको मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एक प्लस आवेश, अगर प्लस आवेश है तो वो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, ठीक है भैया। तो ये भी प्लस आवेश है, ये भी अपना विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा। जो ये प्लस क्यू नॉट आवेश विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, ठीक है, बनाएगा अपने चारों तरफ, वो क्या होगा, कमजोर होगा, लेस देन इससे, ठीक है भैया, इससे क्या होगा, वो कमजोर होगा, ठीक है। कौन, ये क्यू नॉट आवेश, ठीक है। तो ये क्षेत्र जैसे ही इसके क्षेत्र में ये एंट्री मारेगा, है ना, इसका मान लिया यहाँ से क्षेत्र है, तो ये एंट्री मारा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये एक बल लगाएगा इस तरफ। तो पहले बल निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी तीव्रता कितनी है, ठीक है, हमने कितना बल लगाया है और कितनी तेजी से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बल का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि क्या है, कूलाम के नियम से है। अतः अब उसके बाद थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद लिखा आता है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल F अपान क्यू नॉट। ये क्या होगा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है भैया। E हो गया, ठीक है, E इक्वल F के स्थान पे थोड़ा हम इसको नीचे करते हैं, आप देख सकते हैं F बराबर क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। इस F के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया F के स्थान पर। अब भैया हमने तो ये F का मान रखा है, उसके बाद क्या लगा है, वटा, ठीक है, यहां पर हमने लगाया अपान, उसके बाद क्या है, क्यू नॉट, ठीक है। ये F का मान हमने यहां से उठाकर इतना रखा, उसके बाद क्या है, वटा, तो उसके बाद हमने वटा लगा दिया, उसके बाद क्या रख दिया, क्यू नॉट, ठीक है। अब इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, E इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर गुणा में करके सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो क्या है, तो हमने एक को क्या किया, सबसे ऊपर लेके आया, ठीक है। अब ये जो बीच वाला होगा, ठीक है, तीसरे नंबर का, उसको हम इसके नीचे कर देंगे, क्यू नॉट, ठीक है भैया। थोड़ा मैं आपको इसको समझा देता हूं, ठीक है। इस तरफ जैसे मान लीजिए कि 2/, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और एक 4/2 है, सेम हमने इसी प्रकार लिखा है। कितने बटे लगे हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 2/3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 2/3, ठीक है भैया। अब हम लगाएंगे गुणा का निशान। क्या किया हमने कि 2/3 लिखा, तो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर को हमने ऐसे यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब क्या किया, हमने गुणा लगाया, यहां पर भी हमने गुणा लगाया, ठीक है। अब सबसे नीचे वाले को उठाकर सबसे ऊपर ले जाएंगे, है ना, गुणा में सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो क्या किया, सबसे नीचे वाले को उठाकर क्या किया, गुणा में करके सबसे ऊपर ले आया। अब फिर अपान लगाएंगे, फिर ये जो तीसरे नंबर का है 4, उसको उठाकर हम यहाँ पर, तो ये जो क्यू नॉट है तीसरे नंबर का, हमने उठाकर इसके नीचे रख ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। अब हम लिखेंगे, ठीक है भैया, तो ये जो क्यू नॉट है और क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे E इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हो गया, और यही क्या है भैया, यही हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है।
ठीक है भैया, आई होप आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो। तो भैया अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, ठीक है भैया, और अक्षीय का मतलब हो गया कोई सतह, ठीक है भैया, कोई सतह, ठीक है भैया, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी अक्ष में हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना ए और बी एक द्विध्रुव लिया, बिंदु ए पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा और बिंदु बी पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा। ठीक है, और बिंदु ए से ओ तक की जो लंबाई है वो यल है और बिंदु ओ से बी तक की जो लंबाई है वो भी क्या है, यल है। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु और क्या लिया, पी लिया। अब हमें बिंदु बी से मतलब यहां से बिंदु पी तक की दूरी की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है भैया, हम बिंदु बी से पी तक की दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये एल क्या है, इसके सामने यहां से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा दूरी निकल आया। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर में से इस यल को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतना ये लेकर अपना चला जाएगा इस तरफ। ठीक है भैया, तो इतना जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु बी से पी तक की दूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमने आर माइनस यल कर दिया। ठीक है, इस यल को माइनस कर दिया तो हमारी बिंदु बी से पी तक की दूरी आराम से निकल आई। ठीक है भैया, अब हमें बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी की गणना करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखेंगे बिंदु P से O तक की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है भैया, अब इतनी दूरी कम पड़ रही है, बिंदु O से P तक की दूरी में कितना दूरी कम पड़ रहा है भैया, तो ये यल इतना दूरी कम पड़ रहा है। ठीक है, ये यल इतना दूरी कम पड़ रहा है भैया। अब क्या करेंगे, हमारे मान लो हमारी रस्सी यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, और हमें जाना यहां तक है, इतनी रस्सी कम पड़ रही है। तो इस रस्सी का नाम हमने दे दिया आर और इस रस्सी का नाम दे दिया यल। ठीक है, तो क्या इस रस्सी में हम इस रस्सी को जोड़ देंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे, जी भैया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस आर रस्सी में यहां से, ठीक है, इतना कम पड़ रहा है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे, इस यल को जोड़ देंगे तो यहां तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, और हमें इतना ही जाना है, तो बिंदु ए से पी तक की जब दूरी निकालनी होगी तो आर और प्लस इस यल को हम जोड़ लेंगे, इस यल रस्सी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आर प्लस यल, तो हमें यहां से लेकर यहां तक दूरी, यहां से लेकर यहां तक दूरी आराम से निकल आई। अब थोड़ा मानी जाने वाली चीजों को हम देख लेते हैं, इसको ऊपर करेंगे। अब हम मानी जाने वाली चीजों को देख लेते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो कि बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, तो देख लीजिए बिंदु ये है, इस पर माइनस क्यू आवेश, तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, रखा है। ठीक है भैया, इतना हो गया। बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु क्या है, ओ है। बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है भैया, जिस पर 2l रखा है, जिस पर क्या है 2l रखा है, किस पर, बिंदु ओ पर। ठीक है, 2l रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है भैया, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भैया। ठीक है, तो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम भैया थोड़ा लिख लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश हमने क्या लिखा भैया कि माइनस क्यू से पी तक की दूरी। ठीक है, तो ये देख लीजिए माइनस क्यू से पी तक की दूरी क्या है, आर प्लस यल। ठीक है, तो आर प्लस यल, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे, अब हमने क्या लिखा, प्लस क्यू से पी तक की दूरी। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी क्या है, आर माइनस यल। ठीक है, आर माइनस यल। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे भैया, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। ठीक है, इस प्लस क्यू के कारण, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ अब समझ लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है,
तो हमें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो इसमें दो तीव्रता होंगी, ठीक है भैया, क्योंकि दो आवेश है, एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है और इस माइनस क्यू आवेश के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। कैसे? तो E2 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होगी। कैसे? जो माइनस क्यू है तो उसकी विद्युत बल रेखाएं क्या है, अपनी तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के तरफ क्या है, E2 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, अपने से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण ये E1 है वो क्या है, बिंदु P से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो E1 बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो R यहाँ पर क्या होगा, दूरी हो गया, ठीक है। तो हमने पहले ही प्लस क्यू से P तक की दूरी निकाल रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दूरी निकाला है, R माइनस यल, ठीक है। तो इसके जगह पर R माइनस यल हो जाएगा, यल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो अब हमने क्या लिखा कि माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। हमने प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, ठीक है भैया। और माइनस क्यू के कारण क्या होगा, ये देख लीजिए भैया, ये क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2। तो अब हम E2 को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। तो माइनस क्यू से हम P तक की दूरी क्या माना था, आप देख सकते हैं, माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या मानी हमने, R प्लस यल, ठीक है भैया। माइनस क्यू से P तक की दूरी हमने क्या मानी, R प्लस यल, ठीक है। तो यहां पर हम रखेंगे R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा लिख लेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक है। पहले हम E1 को लेंगे, ठीक है, E इक्वल E1 माइनस E2, ठीक है। हम E1 में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो परिणामी तीव्रता निकल आएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो भैया E1 क्या है, देख लेते हैं, E इक्वल E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही पर हम रख देंगे E1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस यल, ठीक है भैया। अब यहां पर किसका चिन्ह लगा है, माइनस का, तो हम लगा देंगे माइनस। E2 क्या है, माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो E2 का मान क्या होगा, इतना होगा, ये माइनस में E2 का मान होगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण P तक की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये माइनस इसलिए यहाँ पर लग गया। तो जो E2 का मान होगा, ये देख लीजिए, E2 का मान इतना है, ठीक है। वो E2 का मान माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब लिखेंगे E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। इतना समझ में आ गया आपको, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब लिखेंगे E इक्वल, ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भैया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों में क्या है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचा, 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब इसको हम बंद कर देंगे, इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे E इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। R प्लस यल स्क्वायर, R प्लस यल का होल स्क्वायर से एक को हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना ही होगा, R प्लस यल स्क्वायर, R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है भैया।
यहाँ पर क्या चिन्ह लगा है, माइनस का, तो हम लगा देंगे माइनस, और इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं हम। अब लिखेंगे ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है। अब क्या होगा, ये किस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखा है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है भैया। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, ये किस फॉर्मूले के फॉर्मेट में रखा है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर रख देते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है भैया, ठीक है भैया, अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसमें इस माइनस से इसमें क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस का यल स्क्वायर होगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2RL, ठीक है भैया, 2RL अपान ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ कट रहा है भैया, जी हाँ, आर प्लस आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, प्लस यल स्क्वायर से माइनस का यल स्क्वायर माइनस हो रहा है, ठीक है भैया। अब क्या बचा, प्लस 2RL और प्लस 2RL, ठीक है, प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4RL, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो अब हम देख लेते हैं ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4RL, ठीक है, प्लस का 2RL और प्लस का 2RL, ठीक है, तो 2 और 2 4 RL हो जाएगा, ठीक है, तो 4RL, ठीक है, अपान में आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहीं पर हम यल स्क्वायर को 0 मान लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यल है वो लेस देन किससे, आर से, ठीक है। आर से यल क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही नगण्य है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम यल को क्या मान लेंगे, ठीक है, यल को मान लेंगे 0, ठीक है भैया। इसलिए हमने क्या माना, यल को 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो अब हम इसको 0 मान लेते हैं, ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या इसको हम 2 गुणे 2RL मान सकते हैं, ठीक है। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप कहेंगे क्यों, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि 4 है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 गुणे 2 कर दिया, ठीक है भैया, 2 दूनी 4, उतना ही लिखा है, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, ठीक है भैया। और इसको हमने अलग क्यों किया, अभी बता रहे हैं, ठीक है भैया। इसमें लिखेंगे अपान आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यल को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है भैया, यल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये आर से लेस देन बहुत ही छोटा है, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आर से ये क्या है, यल बहुत छोटा है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो जब हमने यल को 0 मान लिया, ठीक है, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चूंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2QL, ठीक है भैया। अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम एक बार और लिख लेते हैं, RL अपान का ये क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है भैया। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3R बचा, ठीक है। यहाँ पर 4R था, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आर बचा, 3R बचा, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे भैया E इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर हमने क्या माना इसको,
एक यहाँ पर भैया आप एक मान लीजिएगा, ठीक है, और इस क्यू को इस तरफ हम भेज देते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 2QL, ठीक है भैया। इस क्यू को हमने इस तरफ ले आया तो 2L था पहले से, ठीक है। तो इस क्यू को हम जब इस तरफ लेके आए तो 2QL हो गया, ठीक है, अपान R³ हो गया, ठीक है भैया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 4πε0 इंटू 2 गुणे ये 2QL, ठीक है भैया। तो यहाँ पर भी क्या है 2QL, ये क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है भैया। तो 2QL के बराबर क्या है P है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या P रख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया P अपान R³, ठीक है भैया। बस यही हमारा क्या है भैया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है भैया। तो इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, इक्वल 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³, ठीक है भैया। तो यही हमारा क्या हो गया भैया द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है भैया। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या रहेगा, गॉस का नियम अथवा गॉस का प्रमेय, ठीक है भैया। अब हम इस डेरिवेशन को देख लें। तो अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, गॉस का नियम, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। वायु अथवा निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ पर लगने वाला कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे ढंग से देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, फाई ई से, ठीक है। फाई ई से हम वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं इक्वल, तथा उस पृष्ठ पर लगने वाला कुल आवेश, आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। आवेश का अर्थ हो गया गुणा, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो फाई ई इक्वल क्यू करना क्या हो जाएगा, क्यू अपान ε0। तो यही हमारा क्या है गॉस का नियम का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को हमें सिद्ध करना है। कैसे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। इस ग्राफ की मदद से हमें इस फॉर्मूले को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। तो हमने सर्वप्रथम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाया, ठीक है, जिनमें हमने कोई बिंदु क्या माना, ओ माना। ओ पर हमने +Q आवेश रखा, ठीक है भैया। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या माना, P माना, ठीक है। ये बिंदु क्या है P। P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया dA, ठीक है। इस +Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे लिखते हैं, E वेक्टर से, ठीक है। इस dA के कारण बिंदु O पर एक घन कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, d⍵, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं। तो किस सर्वप्रथम हमने एक गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ बनाया, ठीक है, जिनमें कोई बिंदु हमने O माना। O पर हमने +Q आवेश रखा, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने माना P, एक बिंदु हमने क्या माना, P माना, ठीक है। P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया dA, ठीक है। इस +Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, जिसको हम किससे लिखते हैं, वेक्टर E से, ठीक है। और इस वेक्टर dA के कारण बिंदु O पर, ठीक है, एक घन कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, d⍵, ठीक है भैया। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा कि सूक्ष्म भाग dA के लिए, ठीक है, तो d फाई ई इक्वल E इंटू ई वेक्टर इंटू dA वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है भैया कि सूक्ष्म भाग dA के लिए d का अर्थ होता है बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म। इसको हम डेल्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। इन दोनों का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है भैया। ये दोनों का मतलब क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म। ए का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि सूक्ष्म भाग dA के लिए, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से +Q आवेश के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है, पहले हम उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
डी फाई, यहाँ पर डी क्यों लिखा है, तो एक छोटे से क्षेत्रफल से छोटा ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो फाई मतलब हो गया वैद्युत फ्लक्स और डी मतलब हो गया सूक्ष्म, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पर कॉस थीटा कैसे आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या है, जब इंटू आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा। यहीं पर अगर क्रॉस होता, यहीं पर अगर क्रॉस होता तो यहाँ पर क्या आता, साइन थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे डी फाई ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है भैया, क्यू अपान आर स्क्वायर और इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है भैया। यहां पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल, इस क्यू को हम इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है भैया। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने इस तरफ ले लिया तो इधर क्या बचा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे। अब यहां पर लिख लेंगे चूंकि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, ठीक है भैया। यहां पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, किसके स्थान पर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पर क्या कर दिया हमने, डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। अब हमने सूक्ष्म भाग डी ए से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे अब हमने क्या लिखा कि संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये किसका निकाला था, ये सूक्ष्म भाग के लिए निकाला था, तो इस डीए का मतलब क्या होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो ऐसे ही सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए करके हम क्या कर लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा उसका मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कि जैसे मान लीजिए कि 5 केले का दाम 10 रुपया है, चूंकि 1 केले का दाम कितना होगा, 10/5, तो 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, तो 1 केले का दाम कितना हो गया, 2 रुपया होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि पहले एक छोटे से क्षेत्रफल का मान हमने निकाल लिया, ठीक है, कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे और संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब हम संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आराम से निकाल लेंगे, ठीक है भैया। तो यहां पर लिखेंगे फाई ई इक्वल समाकलन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इक्वल सॉरी भैया, यहाँ पर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी ओमेगा हो जाएगा। हम समाकलन किसका करेंगे, तो डी ओमेगा का, ठीक है भैया। चूंकि डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो हम यहाँ पर रख देंगे 4 पाई, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, ठीक है भैया, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही हमारा क्या है गॉस के नियम का फॉर्मूला, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इस फॉर्मूले को हमें इस ग्राफ के मदद से सिद्ध करना है, ठीक है, ठीक है। किस फॉर्मूले को, तो फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पर फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को प्रूव कर दिया, मतलब सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या होगा,
तो आप देख सकते हैं, तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या होगा, एक समान आवेशी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या होगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, ये अनंत लंबाई का एक धनावेशित क्या है, आवेशित या धनावेशित तार है। ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मानी जाने वाली चीजों को हम सबसे पहले देख लेते हैं। माना एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार की लंबाई क्या है, यल है। ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है भाई, ठीक है, तो वही लिखा है तार से आर दूरी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, तो अब हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा कि क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस क्षेत्रफल डीए से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये धनावेशित है तो एक वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमने इस बेलन के छोटे से क्षेत्रफल को लिया है। तो देखेंगे छोटे से क्षेत्रफल में, देखेंगे भैया कि छोटे से क्षेत्रफल में कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ के बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, और इस अवयव का मतलब होता है खंड या हिस्सा या भाग। ठीक, ठीक है, तो इस बेलन का एक खंड, एक हिस्सा लिया है, जो कि क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी फाई ई इक्वल ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है भैया, यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए। ठीक है भैया, अब इसको समझ लेते हैं हम। ये हमने क्या लिखा, डी, डी मतलब सूक्ष्म, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स। इस छोटे से क्षेत्रफल में एक छोटा सा ही वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा ही तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो हम पहले छोटे से वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, तो ठीक है भैया, तो वही क्या लिखा है, डी फाई ई। डी मतलब सूक्ष्म, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ई मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, डी ए कॉस थीटा, तो जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो क्या लिखा हमने कि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो जब कॉस 0 अंश का मान हम यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है भैया, तो अब हमने क्या किया, इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल को हम लेकर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आराम से निकाल। तो अब हम लिखेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो अब हम लिखेंगे भैया, तो हमने क्या लिखा भैया कि बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है भैया, क्योंकि अब हमने छोटे से क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा उसका मान निकाल लिया है। अब ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है भैया, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन क्यों करेंगे, तो समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, तो हम छोटे छोटे क्षेत्रफल को जब जोड़ लेंगे, ठीक है, तो संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो संपूर्ण बेलन के क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो रहा है उसका मान भी निकल आए। तो अब हम लिखेंगे भैया फाई ई इक्वल, ई को हम बाहर निकाल लेंगे और समाकलन किसका करेंगे, डी ए का। ठीक है, तो समाकलन डी ए। ठीक है भैया, अब यहां पर थोड़ा उसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे फाई ई इक्वल ई, डी ए का जब समाकलन करेंगे, डी का मतलब हो गया सूक्ष्म, ए का मतलब हो गया एरिया। ठीक है, किसका, बेलन का। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लेंगे यहां पर, चूंकि
बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। ठीक है भैया, तो हमने क्या लिखा, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होता है 2πrl, ठीक है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πrl, ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे 2πrl, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब भैया यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, किसका, गॉस के नियम का फॉर्मूला लगेगा भैया, ठीक है, तो गॉस के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, तो इस फाई ई के जगह पर हम क्या रख देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रख देते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πrl, ठीक है भैया। अब चूंकि करके एक फॉर्मूला और लगेगा, किसका, आवेश का रेखीय घनत्व, जिसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तो लेमडा बराबर क्या होगा, क्यू अपान यल हो जाएगा, ठीक है भैया। यहां से हम क्यू को निकालना चाहेंगे तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, तो हम इस क्यू, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, क्यू बराबर क्या है, लेमडा यल, तो इस क्यू के स्थान पर हम क्या रख देंगे, लेमडा यल, ठीक है, तो लेमडा यल अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πr, ठीक है भैया, आर यल, यहाँ पर भी यल लगा देंगे, ठीक है। अब इस यल से ये यल कैंसिल हो जाएगा, अब लिखेंगे लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πr, ठीक है भैया, इतना हो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, कैंची गुणा कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे एक, नीचे मान लेते हैं एक, ठीक है, इससे इससे गुणा हो जाएगा और इससे इससे गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे ई इंटू 2πr, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि इससे गुणा किया है, ठीक है, लिखेंगे बराबर लेमडा इकन्ना क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ठीक है भैया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे ई इक्वल, हमने क्या लिखा, ई बराबर ये 2πr एप्सिलॉन नॉट क्या है, बराबर के इस तरफ है, ठीक है, तो अब हम 2πr एप्सिलॉन नॉट को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो बराबर के उस तरफ पहले से ही क्या है, लेमडा है, ठीक है, अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट, बराबर के इस तरफ जो गुणे में होगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब लिखेंगे ई इक्वल 2 लेमडा अपान 4πr एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे ये 2 कहां से आ गया, ठीक, ये 2 पहले से था तो 4 कैसे हो गया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऊपर और नीचे 2 से गुणा करने पर, जो हमने ऊपर 2 से गुणा किया, ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा था तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा, और नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो पहले से ऑलरेडी 2 था, ठीक है भैया, तो 2 से जब गुणा कर देंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 4, तो 4πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया। अब हम यहाँ पर एक लास्ट स्टेप लिखेंगे, ई इक्वल 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, इंटू 2 लेमडा अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये 2 बड़ा भयानक लिख गया है, अच्छे से लिख लेते हैं, ई इक्वल, यही स्टेप लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, एक, ठीक है, 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर, ठीक है भाई। एक पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो धन्यवाद।